नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। 13 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही, खासतौर से निफ्टी के अंदर इस समय अगर हम देखें तो 9 अंकों की गिरावट अब मात्र रह गई है। हालांकि एक समय हम देख रहे थे कि जो है गिरावट जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। 25,235 ये आज का इंट्राडे लो है और इस अभी देखें तो वहाँ से जो है रिकवरी आ चुकी है करीब 35 अंकों के आसपास की, तो 25,269। तो कोशिश बाजार ये करता हुआ कि कम से कम निफ्टी जो है वो हरे निशान की तरफ आए, लेकिन आज मिड कैप शेयरों की मजबूती की वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बुल्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1376 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 1189 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि रक्षा शेयरों पे जो हमारे पास लगातार सवाल आ रहे थे डिफेंस स्टॉक्स में लेकर के, आज वहाँ पर रिकवरी है काफ़ी दिनों के बाद। और कल हमने इस पर काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी कि धैर्य जो है वो बनाए रखिए, तो यहाँ पर जो है रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब यहाँ से रणनीति क्या होगी, किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं और आज के खास मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान अरुण मंत्री जी, फाउंडर हैं मंत्री फिनमॉर्ट के। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार कैसे देख रहे हैं सर आप? 13 दिनों की लगातार तेजी, हालांकि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि उन शेयरों में तेजी रही है जो शेयर उनके पास थे नहीं। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। आपने सही कहा, 13 दिन से मार्केट तो बढ़ रहा है पर पोर्टफोलियोज में वो हरियाली नहीं है जो मार्केट में नजर आ रही है। निफ्टी में अगर देखें तो एक दिन आईटी इंडेक्स चलता है, एक दिन रिलायंस, एक दिन बैंक निफ्टी चल जाता है, एक दिन आईटीसी चल जाता है, या कोई ना कोई बड़ा स्टॉक आके मार्केट को संभाल लेता है। पर पोर्टफोलियोज में वो चीज जो चीज 1 या 2 महीने पहले दिखती थी कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट चलता है तो अपना पोर्टफोलियो काफी ज्यादा उससे चलता था, पर वो चीज अभी नजर नहीं आ रही। नो डाउट आज थोड़ा सेशन अच्छा है, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है और काफी अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम भी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि डिफेंस, रेलवेज सभी में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पोर्टफोलियोज में भी थोड़ी आप कह सकते हैं बढ़त नजर आ रही है। पर अगेन विपुल जी, मेरा मेरा एक ही राय है, मार्केट में तेजी है तो तेजी में बने रहे, पर एग्जिट गेट हमेशा पास में रखें, क्योंकि मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है जिस हिसाब से ओवरबॉट सिचुएशन बनी हुई है। मार्केट में डेली नया हाई लग रहा है, पर पोर्टफोलियोज में वो चीज नहीं देखने को मिली जो पहले देखने को मिल रही है। क्योंकि मार्केट में तेजी है इसलिए कोई शॉर्ट की सलाह कभी नहीं दी है, पर एक ही चीज का हमेशा कॉशन दिया है कि हमेशा एग्जिट करने के लिए रेडी रहे। चाहे वो ट्रेडिंग, प्योरली ट्रेडिंग पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में कोई एग्जिट करने की राय नहीं है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 100, 200, 300 पॉइंट अगर निफ्टी गिर भी जाता है तो उनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं नजर नहीं आएगी। पर जो ट्रेडिंग पोजिशन रहती है विपुल जी, जो 3, 4 दिन, 5 दिन के लिए लेते हैं, या फिर जो एफ एंड ओ में पोजिशन रहती है, उनके लिए आपको एग्जिट गेट के पास ही खड़े रहना है। जब भी मार्केट में रिवर्सल आए या फिर कभी भी ऐसा लगे कि प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है, आपको फटाफट एग्जिट करके निकलना है, तभी आप मार्केट में आगे भी बने रहेंगे। इसलिए सलाह यही है, जो भी ट्रेडर्स है एग्जिट गेट के पास ठहरे, मार्केट को कीनली ट्रैक करें। जब भी मार्केट में वीकनेस आती है, वीकनेस ज्यादा देखने को मिलती है, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस हल्का कर ले। इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट में अभी भी कोई बेचने की सलाह नहीं है। चलिए, तो जो लोग ट्रेडर हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि जब भी कोई ऐसा कोई सिग्नल मिलेगा तो मनी नाइन के साथ बने रहिए। अरुण जी आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा कैश में जो है अब आ जाइए, तो एग्जिट के लिए जहाँ कहीं मौका मिले वो तैयार रहिए। लेकिन हाँ, निवेशक अगर हैं तो बने रहिए अच्छे शेयरों के साथ। वो आपका पोर्टफोलियो आपने लंबी अवधि के लिए बनाया और लंबी अवधि में आपको वहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। बाजार निफ्टी खासतौर से अब हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ महज 1 अंकों की गिरावट जो है अब निफ्टी के अंदर रह गई है, तो रिकवरी आ रही है। बैंक, हालांकि दबाव अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में सवालों की भी झड़ी लगी हुई है। और पहला सवाल अनीता गर्ग जी का ले लेते हैं। इधर कुछ दिनों से आधार हाउसिंग पे सवाल जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने सर 390 पे ले रखा है, कहीं होल्ड करें या सेल करें, क्या करना चाहिए, या फिर बाय ऑन डिप करना चाहिए? तो आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आज का पहला सवाल है। अभी अगर हम देखें तो आधार का जो भाव देखने को मिल रहा है, आज अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ करीब 8% ऊपर 420 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, काफ़ी शानदार रैली आधार के अंदर, और पिछले कई दिनों से जो सवाल आ रहे थे उसमें ज़्यादातर लोगों को नुकसान हो रहा था। यहाँ पर इनको जो है 30 रुपये बन रहे हैं, तो क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक करने की सलाह रहेगी, या आज मोमेंटम आया है आपको लग रहा है कि बने रहना चाहिए आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर? यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से आज बाई कॉल इनिशिएट की गई है और यहाँ पर 41% का अपसाइड जो है उनकी तरफ से देखा जा रहा है। आपकी राय क्या होगी आधार हाउसिंग फाइनेंस पे?
विपुल जी डेफिनेटली बने रहना है, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है और नो डाउट पिछले कुछ दिनों से चला नहीं है, आज एक मोमेंटम अच्छा है। जैसा कि आपने कहा, एक बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि कोटक इंस्टीट्यूशन ने एक बार बाय रिपोर्ट निकाली है। पर वैसे भी अगर रेट कट्स होते हैं तो एनबीएफसी डेफिनेटली बढ़ेंगे, छोटे एनबीएफसी में भी अच्छी तेजी दिखने को मिलती है। आज तक मैंने कभी एनबीएफसी में बाई कॉल दी नहीं है, पर जिस हिसाब से रेट कट की बातें ऑलरेडी चल रही है और स्टॉक्स काफी पिट चुके हैं, तो एनबीएफसी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। नो डाउट मार्केट का करेक्शन हमेशा थोड़ा बहुत सताएगा, पर एनबीएफसी मुझे लग रहा है एक अच्छे लुक्रेटिव लेवल के आसपास है, तो उनमें जरूर ध्यान रखें। आधार हाउसिंग फाइनेंस में उसमें से एक स्टॉक है। मुझे लग रहा है स्टॉक 450 की तरफ जाने के लिए तैयार है, तो 445 450 वहां तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर सितंबर में आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। और 8-10 रुपए अपने बाई प्राइस के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ऑलमोस्ट 400 के आसपास, तो 450 के आसपास आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर प्योरली ट्रेडिंग के लिए लिया, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया तो 450 के आसपास पूरा प्रॉफिट बांध ले और स्टॉक से निकल जाए। ठीक, तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। और अगली कंपनी जो है वो राजेश बंसीवाल जी की तरफ से सवाल आया। करें नमस्कार विपुल जी और अरुण सर। करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 100 शेयर लिए हुए 316 के भाव पर क्या करना चाहिए सर। तो बहुत दिनों बाद बंसीवाल जी आपके दिन आते हुए दिखाई दिए हैं और पूरा इस सेक्टर के अंदर धुआंधार तेजी है। हालांकि बजिंग स्टॉक्स में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे बाकी सभी शेयरों के बारे में, लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन पे सवाल है तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज 1.5-2% के आसपास की रैली है, 271 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। आपकी खरीद हालांकि 316 की है, तो अभी आपकी खरीद से ठीक ठाक दूरी है, करीब करीब 40-45 रुपये के आसपास के नुकसान पर जो है ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में है। क्या सर धैर्य बनाए रखना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के? विपुल जी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें ऐसे मार्केट में जहां पे अभी इस लेवल के आसपास रिस्क काफी ज्यादा है रिवॉर्ड से ज्यादा, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 260 का पिछले बार भी काफी बार डिस्कशन हुई थी, वही मैंने स्टॉप लॉस सजाया था कि 260 270 जो है स्ट्रॉन्ग बेस है स्टॉक का। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है, कोई लंबी अवधि है, 1 साल 1.5 साल के लिए ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेडिंग के लिए लिया है और आप अटक गए हैं तो 260 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 260 20 डे मूविंग एवरेज है, लास्ट 3 या 4 हफ्तों के लोज भी उसी के आसपास है। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, 271 के आसपास है, तो 260 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 4% के आसपास का स्टॉप लॉस है, पर स्टॉप लॉस वही बैठता है, तो 260 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर मोमेंटम आता है, क्योंकि पीएसयू में थोड़ा बहुत रुझान पॉजिटिव हो रहा है, अगर मोमेंटम आता है तो 280 से 282 तक एक बार स्टॉक जा सकता है, वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक सर, तो यही रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। और अगला प्रश्न कुणाल जी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुणाल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत सर। कहाँ सवाल लेने के लिए? अरे सर कहाँ से बोल रहे हैं? आपका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं बिहार के नवादा जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा कुणाल जी, बहुत अच्छी बात है, नवादा से आप बोल रहे हैं। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका। और नवादा में मनी 9 के कार्यक्रम को पसंद किया जा रहा है, कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, मनी 9 को देख देख के ही तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए सर आपका भी शुक्रिया कि आप लोग इतना बढ़िया सजेशन देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या प्रश्न है आपका सर आज के लिए? सर मेरा प्रश्न है, एक बीएसई इंडेक्स का शेयर है सर, रजनीश रिटेल, जो कि पहले पीतल डायमंड के नाम से जाना जाता था। कौन सा शेयर बताया सर आपने? रजनीश रिटेल। रजनीश रिटेल, अच्छा। हाँ और जी 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 जी, और अभी किस भाव पर लिया है सर आपने? सर मैंने 70 रुपए के प्राइस पे लिया था और अभी वही 58, 90, 59, 60 यही रेट चल रहा है सर। मेरे पास 700 क्वांटिटी है। सर ये किसके कहने पे लिया था? खुद रिसर्च की थी, किसी से पूछ के लिया था? क्योंकि मनी 9 पर तो ये शेयर कभी डिस्कस हुआ नहीं है। नहीं सर, मनी 9 पे डिस्कस नहीं हुआ था। तो इसको मैं सर चार्ट पे देख रहा था, उस समय इसका 72 का बहुत बढ़िया सपोर्ट दिख रहा था हमको। और हम ट्रेडिंग के लिए लिए थे सर, 78 तक अगर जाता है तो उससे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, पर वहां से ये डायरेक्ट रिवर्स हो गया। ठीक सर, पहले तो आपको एक बात कहना चाहेंगे, जब भी कोई शेयर ट्रेडिंग के लिए लीजिए तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। हालांकि अभी आप 10 ही रुपये के नुकसान पे हैं, अभी क्या करना चाहिए ये पूछते हैं अरुण जी से। अरुण सर, रजनीश रिटेल के शेयर जो है इन्होंने लिए हुए हैं 60 रुपये के भाव पर, माफ़ कीजिएगा 60 रुपये का भाव अभी चल रहा है, 70 रुपये के भाव पर लिए हैं।
आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर इस पर? विपुल जी, वन ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक है और वह बॉम्बे बेस्ड है और ओवरऑल शीतल डायमंड्स के नाम से ये पहला जाना जाता था और आर रिटेल के नाम से इसका कोड है बीएससी में। तो आपने जैसे कहा, मेरे भी कोई बड़ी ट्रैकिंग नहीं है स्टॉक की। और आप अगर आप इसका चार्ट भी देखते हैं जो कि यूजुअली मेरे पास अवेलेबल है, तो वो एक अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला काउंटर क्लियरली नजर आ रहा है। नो डाउट वॉल्यूम्स थोड़े अच्छे हैं, रिसेंट टाइम पे वॉल्यूम थोड़े बड़े हैं और अगर आप कहें तो थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है। और नीचे में सपोर्ट जो है, एक बड़ा सपोर्ट तो ऑलरेडी टूट चुका है, 70-72 का एक बड़ा सपोर्ट था जैसे कि इन्होंने कहा, उसी के आसपास इन्होंने खरीदा भी है और नीचे में 55 के आसपास का नया सपोर्ट है। अगर 55 का लेवल तोड़ता है विपुल जी, तो एक बड़ा वीकली सपोर्ट भी ये ब्रीच करता हुआ नजर आ सकता है। तो कोई बड़ी डिटेल राय तो मैं नहीं दे पाऊंगा इनको, पर टेक्निकली जरूर एक राय दे पाऊंगा। 55 या 54 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 54 जो है एक डिमांड एरिया है जहां से इसका ब्रेकआउट देखने को मिला और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 95-96 तक जाके वापस रिट्रेस हुआ है। तो 54 के नीचे जाता है तो पोजीशंस को या तो हल्का कर ले या पूरा एग्जिट कर दे। ऊपर में इसका जो इमीडिएट टारगेट आ रहा है 68 का पहला टारगेट है। 68 के पास 72 का ऊपर में टारगेट रहेगा जो कि इनके बाय प्राइस के आसपास ही है। तो वो दो टारगेट रहेंगे और 54 के आसपास का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। फंडामेंटली कोई ट्रैकिंग नहीं है विपुल जी, उसमें कोई कमेंट नहीं है, पर टेक्निकली 54 के आसपास का सपोर्ट है। 54 के आसपास का सपोर्ट है। ऐसे जहाँ पर कोई फंडामेंटल्स ना हो अवॉइड क्या कीजिए सर। अब आप रिटेल निवेशक हैं, आप लोगों को नुकसान होता है तो हम लोगों को भी बुरा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे शेयर अरुण जी हैं, बाकी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता करके जाते हैं, इतनी रिसर्च करके ले करके आते हैं और फिर भी अगर आप लोग लॉस में रहते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वितु राय जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार। कह रहे हैं सर आज हम मनी 9 देख करके प्रॉफिट में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वितु राय जी आपको। और कह रहे हैं कि अभी मैं 90% कैश पर बैठा हुआ हूँ और इस बीच ये जानना चाह रहे हैं कि टाटा टेक के इनके पास 72 शेयर हैं 1070 के रेट पर, अभी क्या करना चाहिए। तो टाटा टेक आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1072 का। 1070 पे आपने लिया हुआ है और 2% की तेज़ी यहाँ पर टाटा टेक के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। सर आज थोड़ा सा मोमेंटम में शेयर दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 10% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। 1-2 रुपये ही अभी इनके बन रहे हैं। इनका नज़रिया तो हमें नहीं पता कितने समय का है, लेकिन क्या सलाह रहेगी टाटा टेक के ऊपर? विपुल जी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। रिसेंटली हमने इन्वेस्टमेंट कॉल भी दी है, ट्रेडिंग कॉल भी दी है, सभी सेगमेंट में मेरा हमारा एक कॉल ओपन है और बड़े टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। एक ही बड़ा ट्रिगर नजर आ रहा है। जो एक दो ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड थी वो हो चुकी है स्टॉक में। स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है, टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली भी रिसेंट टाइम से जब से लिस्टिंग हुई है जब से चला नहीं है, तो एक अंडर परफॉर्मर है। तो यहाँ से चलने के आसार ज्यादा है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। और यहाँ से मुझे लग रहा है बड़े टारगेट्स आपको पोजिशनली 1250 तक भी देखने को मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें डेफिनेटली होल्ड करके चलें। और क्लियर डिस्क्लेमर है, पिछले 15 से 20 दिन में हमने ये स्टॉक काफी बार दिलाया है और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों के लिए भी कॉल ओपन है। ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा रुझान स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हाँ सर, सबिया सैयद जी कह रही हैं टाटा टेक में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? विपुल जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट आज का जो मैंने स्टॉक चुना है वो टाटा टेक ही है। एक रिवील मैं कर भी देता हूं। अच्छा, अब ये मुझे पता नहीं था सर, वो प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताया नहीं। तो चलिए अब लेकिन इसके टारगेट वगैरह फिर डिटेल में बाद में चुन के सेगमेंट में मैम आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं, अनिल गुप्ता जी। अनिल जी को नमस्कार। सर जी कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं गुप्ता जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर दिल्ली निजामुद्दीन से। ओह, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए कैसे हैं और क्या प्रश्न है आपका? सर राष्ट्रीय केमिकल पे सवाल था, 237 के रेट से लिया था 300 शेयर। 300 शेयर और कितने? हाँ, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं गुप्ता जी से आप? सर 6 महीने 1 साल। 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए। बीच में एक थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। आरसीएफ सर, मानसून तो गुजर गया और अब इसकी अगली रैली कब देखने को मिलेगी, क्या करना चाहिए? अभी इनको 37 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है करीब। विपुल जी, एग्रो बेस्ड थीम डेफिनेटली होल्ड करें, चाहे वो एग्रो रहे या फिर एफएमसीजी वाली थीम है। ये थीम मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स और चलेगी। नो डाउट रिजल्ट्स वो देखने को नहीं मिले जो फैक्ट वगैरह क्या है, वो हिसाब से रिजल्ट्स नहीं जिस हिसाब से रहना पाया, तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। नई खरीदारी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए तो राय नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में अपनी वॉल्यूम्स होते नहीं है। 10-15 दिन में एक बार वॉल्यूम होता है, अगेन स्टॉक ड्राई अप हो जाता है। बट स्टॉक अच्छा है, 201-202 के पास चल रहा है, थोड़ा करेक्शन भी ऑलरेडी आ चुका है।
तो होल्ड करें, 235 240 तक के टारगेट स्टॉक में पोजिशनरी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए सर। और अगला सवाल लेते हैं सकीम अजमल साहब का। कह रहे हैं सर प्लीज़ 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 मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे आपकी हेल्प की आशा है। आपकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं सर। टेक्स मैको रेल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 280 की खरीद है, 70 शेयर हैं। अभी क्या करना चाहिए? 6 महीने के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। तो रेलवे शेयर एक बार फिर से यहाँ पर सवाल आता हुआ टेक्स मैको के ऊपर। सर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मजबूती का माहौल जो है रेलवे के अंदर बना हुआ है। इनफैक्ट तमाम जो ऐसे शेयर जो अब तक चल नहीं रहे थे उनमें हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। टेक्स मैको रेल 237 के आसपास चल रहा है, 1.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनकी जो खरीद का भाव था सकीम साहब का वो था 280 रुपये का, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा माफ़ कीजिएगा, अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है थोड़ा सा इनकी खरीद से नीचे 237 के आसपास का। क्या करना चाहिए सर रेलवे को लेकर के? ओवरऑल रेलवे पे आपका व्यू क्या है? तो बोलिए, रेलवे में सेलेक्टिव रहे, नो डाउट थोड़े स्टॉक्स चल चुके हैं, इसलिए सभी में एग्जिट की सलाह नहीं है। जो है उनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी की सलाह नहीं दी है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर निकल के नहीं आया जहां से यहाँ से भी बाइंग की जाए। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है टेक्सरेल। टेक्सरेल का जो ब्रेकआउट आया था 230 के ऊपर आया था, और 237 के आसपास स्टॉक वापस आ चुका है। हाइस ऑलमोस्ट 290 प्लस तक के हाइस ऑलरेडी देखने को मिले। मेरे ख्याल से इनकी जो बाइंग है 280, जो आपने कहा 280 के आसपास है, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है। एक बाउंस डेफिनेटली आ सकता है, वापस से स्टॉक 270 तक के लेवल दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस 225 या 227, दो एक बड़े सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसका जो ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जून 2024 में देखने को मिला, 225 के ऊपर ही देखने को मिला है। और जब तक 225 के नीचे नहीं जाता ये ब्रेकआउट वैलिड है, और ब्रेकआउट जब तक वैलिड रहेगा ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 225 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक अभी भी बुलिश है, टेक्निकली कोई बेरिशनेस अभी भी नहीं है। 225 के नीचे जाएगा तो अपनी पोजीशन से, पूरी पोजीशन से निकल जाए। ओवरऑल रेलवे पे क्या करना चाहिए सर? और इस समय आपका पसंदीदा रेलवे शेयर है कौन सा? क्योंकि बहुत कुछ सवाल ऐसे आए हैं, इरकॉन को बेच दें, आरवीएनएल में क्या करें, तो अब अलग अलग डिस्कस करने से अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि इस समय क्या करना चाहिए रेलवे में। बहुत लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल में गिरावट के बाद भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ एक बड़े ऑर्डर भी मिलते हुए दिखाई दिए हैं। वंदे भारत को लेकर के अब जो है बातचीत चल रही है, तो रेलवे का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपका? तो बोलिए, आईआरएफसी, आरबीएनएल, टीटागढ़, ये तीनों स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किए रिसेंट करेक्शन में। आरबीएनएल में तो करेक्शन आया भी नहीं है, तो आरबीएनएल पर तो वैसे भी बने रहने की राय। आईआरएफसी में थोड़ा करेक्शन आया, टीटागढ़ में भी अच्छा करेक्शन आया, तो ये तीनों स्टॉक्स में जरूर रडार पर रखें। करंट लेवल पे ऐड भी करके चल सकते हैं। आरबीएनएल में थोड़ा वेट करें, थोड़ा स्टॉक चल चुका है, पर आईआरएफसी और टीटागढ़ ये दोनों अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो धीरे धीरे ऐड करें। ऐसा नहीं है कि ऑन द गो ऐड करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा बायआउट है। पर अगर आपको पिक करना है रेलवे में, तो ये तीनों स्टॉक में से पिक करके चल सकते हैं। फर्स्ट प्रिफर्ड पिक आईआरएफसी, सेकंड टीटागढ़ रहेगी। आरबीएनएल थोड़ा चल चुका है इसलिए थर्ड रखा है। आरबीएनएल में करेक्शन आएगा तो वो भी ले सकते हैं। ये तीनों स्टॉक्स पर मेरी नजर है, हमने दिलाया भी है। अगर नीचे आता है तो एक्विजिशन भी जरूर कराएं। आईआरएफसी, आरवीएनएल, टीटागढ़, और जिसमें कि आईआरएफसी और टीटागढ़ में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास पहले से हैं उनको ये तीनों शेयर होल्ड भी करने चाहिए सर, क्योंकि ये सवाल इस तरह के भी हैं। तो बोलिए, डेफिनेटली होल्ड करने चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी ऑलमोस्ट प्राइस में आ चुकी है। नेगेटिविटी का मेरा मतलब ये नहीं है कि मार्केट में नेगेटिविटी, जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बजट में भी कुछ भी नहीं आया। देन रिजल्ट्स भी उस हिसाब से देखने को नहीं मिले जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, तो उसी वजह से स्टॉक में करेक्शन आ चुका है। तो यहाँ से कोई नेगेटिविटी नहीं है स्टॉक के लिए, इसके लिए जिनके पास भी है होल्ड करें। यहाँ से एक बाउंस जरूर आ सकता है, उस बाउंस में मुझे लग रहा है जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस अगर अटकी होगी उसमें एक एग्जिट मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में अभी भी बने रह सकते हैं। ठीक सर, इस बीच स्वाति मौर्य जी का सवाल ले लेते हैं और कह रहे हैं बेहतरीन प्रोग्राम, मनी लाइन की सटीक राय। शुक्रिया स्वाति जी आपका ये टिप्पणी करने के लिए। और इसके अलावा स्वाति जी जानना चाह रही हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में, जो कि इन्होंने 112 रुपये पे खरीद रखा है। अभी इनको क्या करना चाहिए? डिफेंस आज ट्रेंड में है और डिफेंस पर ही जो है काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये भी रक्षा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। 103 104 के आसपास का ये शेयर अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ 112 पर इन्होंने ले रखा है। 7-8 रुपये के आसपास का इनको नुकसान यहाँ पर
हो रहा है अपोलो माइक्रो के अंदर। इस शेयर में भी जो है अगर हम देखें पिछले एक महीने में 6-7% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। पिछले 6 महीने में 15% का नेगेटिव जो है रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला, यानी पिछले 6-7 महीनों से ये शेयर ठंडा पड़ा हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या ये दोबारा अपने ये जो 150 के लेवल तक गया था उस तरफ जाएगा या फिर अभी निकल जाना चाहिए इन्हें? विपुल जी, पहली तो सलाह यह है कि स्टॉक को और ऐड तो ना करें, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप है और कंटिन्यूस से ट्रेंड नीचे का है। सपोर्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। काफी हफ्तों का या काफी महीनों का सपोर्ट 98 के आसपास है, तो स्टॉप सपोर्ट के आसपास है, इसलिए एग्जिट की भी सलाह नहीं है, पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें 98 के आसपास। 98 के नीचे जाएगा तो क्लियरली एग्जिट है। स्टॉक में बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, मल्टी मंथ या मल्टी वीक सपोर्ट ब्रीच हो सकते हैं, तो 98 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर स्टॉक को पलटना है विपुल जी, तो यहीं से पलटना है और वापस अगर 100 ऊपर में जाएगा तो 120 तक जा सकता है, तो वहां पे इनको एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। तो रादर देन टारगेट, बेटर है मेरे ख्याल से इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 98 का। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि एक ऐसे सेगमेंट्स में है जहां पे मोमेंटम कभी भी आ सकता है। डिफेंस का सेगमेंट जो कि आपने कहा, और एक हैदराबाद या साउथ बेस्ड कंपनी है। कंपनी वैसे बीच में थोड़ी लाइमलाइट में थी, अगेन वापस से करेक्शन देखने को मिला, पर 98 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और ऊपर में 115 120 आता है तो वहां पे अपनी पोजीशंस को हल्का कर ले, पूरा एग्जिट करके निकल जाए। ठीक, तो ये फिलहाल अपोलो माइक्रो के ऊपर ये राय निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, अंकित जी हैं। अंकित जी को नमस्कार। अर्पित जी को नमस्कार। अर्पित जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। फटाफट जरा स्क्रीन पर सवाल ले आइए और उनके सवाल को हम जो है डिस्कशन में ले आते हैं। अर्पित जी का उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सवाल है। 1700 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 59 रुपये 60 पैसे की इनकी खरीद माफ़ कीजिएगा। और इस बीच उत्कर्ष पे इन्होंने 59 रुपये 60 पैसे पे लिया हुआ है, और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये नीचे इनकी खरीद के। 49 रुपये 92 पैसे का भाव है। आज 1-1.5% की तेज़ी है। सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्टोरी क्या ख़त्म हो गई? उम्मीदें काफ़ी थी, लेकिन ये क्षेत्र उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। आपकी उम्मीदें क्या हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के? क्या यहाँ पर अब रिकवरी आती हुई भविष्य में दिखाई देगी? आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में रिकवरी आ सकती है। शुरू में ही मैंने कहा, जो छोटे बैंक्स हैं या फिर छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर एनबीएफसी है, रेट कट का सिनेरियो आता है तो इनमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनेंगे, पीएसयू बैंक्स में भी बनेंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले है। मैं लॉन्ग टर्म की सलाह इसमें अभी भी नहीं दे रहा हूँ बाइंग की, पर टैक्टिकली एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि सभी में करेक्शन आ चुका है, सपोर्ट के आसपास है। उत्कर्ष में भी मेजर सपोर्ट 47-46 के आसपास है, तो यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं है, क्योंकि बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और बाउंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो 47 या 46 के आसपास का बड़ा सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऑलमोस्ट 3-3.5 रुपए का ही स्टॉप लॉस है, इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी इन्होंने देखी है, तो 3 रुपए का और रिस्क ले सकते हैं। 46 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर रेट कट होता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को होना चाहिए। अगर फेड रेट कट करता है सितंबर में, तो उम्मीदें बन जाएगी, हो सकता है फेस्टिव सीजन के आसपास आरबीआई में भी एक रेट कट देखने को मिले आरबीआई की तरफ से, तो हो सकता है इनमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने, तो इसीलिए यहाँ से बढ़ने के चांस ज्यादा है और इसलिए एग्जिट की राय नहीं है। स्टॉप लॉस 46 का जरूर मेंटेन करके। स्टॉप लॉस 46 रुपये का आपको मेंटेन करने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। बहुत सारे लोगों की सवाल आज की लिस्टिंग को लेकर के आ रहा है, सरस्वती को लेकर के, सरस्वती साड़ी को लेकर के आ रहा है। तो सर, ये सवाल आप अगर वहाँ के आईपीओ है सेगमेंट में पूछेंगे तो हम इसको जो है आराम से डिटेल में इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अपने प्रश्न भेजते रहिए और आईपीओ के सेगमेंट के दौरान भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैशाली चौधरी जी का सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल आईओसीएल के ऊपर है। सर, कल भी अच्छा मोमेंटम रहा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बीच के अंदर, और ये कह रही हैं कि ओएनजीसी और आईओसी में से अगर चुनना हो तो किसे चुना जाए? शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है और किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी मोमेंटम में है। हाल ही में जो है इंटरनेशनल मॉर्गन स्टैनले की तरफ से सब पे लक्ष्य भी बढ़ाए गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं? कच्चे तेल की घटती कीमतों का फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा क्या? विपुल जी, वैसे अगर ऑयल एंड गैस स्पेस में बात करें, रिलायंस तो वैसे भी फेवरेट है, पर ओएनजीसी और गेल मुझे ज्यादा पसंद है, तो ये दोनों स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, कंटिन्यूस 80-78 के नीचे ब्रेंट चल रहा है। ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 20 दिन से तो 78-80 के आसपास ही है, तो वैसे तो गोल्डन पीरियड है, अच्छा रिजल्ट आने भी चाहिए, तो वो एक डेफिनेटली रेडार पे तो रहेंगे। आईओसी वैसे भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहा है। पर अगर तीनों में ही चुनना है
तो मुझे लग रहा है ओएनजीसी और गेल ये ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। थोड़ा करेक्शन और आ सकता है 1-1.5% का, तो वहां पे एक्यूमुलेट करें। ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिन में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है गेल के ऊपर ये राय निकल करके आती हुई, ओएनजीसी के ऊपर ये राय निकल करके आती हुई, तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। ये पसंदीदा शेयर है अरुण जी के इस क्षेत्र के अंदर। इस बीच 850 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ फेसबुक पे, माफ़ कीजिएगा, हमारे यूट्यूब के माध्यम पे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जो हो सके जो है मनी 9 के कार्यक्रमों को अपने मित्रों, अपने कलीग्स, परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए और मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। अपने व्हाट्सएप के लिंक पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइए, अब लोगों को सेंड कीजिए लिंक, ताकि जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है लोगों के पास वो जो है उनसे बच सकें और सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इस बीच पिछले कुछ दिनों में एक शेयर है जिस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वो है सनफ्लैग का लेकर के। मेघा दोखाने जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि मेरा सवाल ले लीजिए। गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड अरुण सर, मेरे पास सनफ्लैग के शेयर हैं, 265 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर। अब ये जानना ही चाह रही हैं कि अभी सनफ्लैग में क्या करना चाहिए। अभी अगर ज़रा सनफ्लैग के शेयर पर अगर एक नज़र डालें तो अभी 213 के आसपास चल रहा है, और जो आपकी ख़रीद का भाव इन्होंने बताया हुआ है वो 265 का है। तो 50 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको हो रहा है, और शायद यही वजह है कि काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिन के अंदर ही करीब 7% के आसपास ये शेयर करेक्ट हुआ है। पिछले 1 महीने में 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। अभी सनफ्लैग में क्या करना चाहिए? सनफ्लैग आयरन एंड स्टील में ऊपरी स्तरों से हल्का हो रहा है सर, जिनके पास हैं वो क्या करें? बोलिए, वैसे कंपनी काफी अच्छी है, पर ओवरऑल मेटल साइकिल थोड़ा नीचे आ रहा है, इसी वजह से स्टॉक में भी मोमेंटम नीचे की तरफ है। और नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 205 के आसपास है। 205 का अगर लो देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मई 2024 के आसपास के लो से 205 का ही लो जब बना था, उसी का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो 205 के पास आता है तो एक बार वहां पे रिव्यू जरूर करेंगे स्टॉक को कि 200 से 205 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है, 200 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं तो 200 से 205 एक अच्छा लेवल है एवरेज करने के लिए, ताकि आपका प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि कंपनी अच्छी है। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड जरूर है, पर कंपनी में अभी भी मोमेंटम काफी ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी काफी अच्छी है। तो 205 के आसपास आता है, 205 210 के आसपास, तो एवरेज नीचे में करें। 200 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ताकि आपका जो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल होना चाहिए। अगर यहाँ से पलटेगा तो स्टॉक में आपका एवरेज काफी नीचे आ जाएगा। तो 205 के आसपास आता है तो एवरेज करें और 200 का ही स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत टाइट स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 200 के आसपास का ही मेजर सपोर्ट है। ठीक, चलिए, तो ये सनफ्लैग आयरन एंड स्टील के ऊपर राय निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं और राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजू जी को नमस्कार। सर जी राजू जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैं डायमंड पावर इंफ्रा का 35 शेयर लिया था 1456.5 पे। 1456 तो पे मेरा आपने लिया हुआ है? 1456.5। अच्छा अच्छा, कब लिया था सर आपने? सर ये कुछ 10 दिन होएगा। 10-15 दिन पहले आपने लिए थे। और क्या नज़रिया है आपका? सर 1 ईयर का। 1 ईयर्स का। किसी के कहने सर पर लिए या सेल आपने खुद करना- रिसर्च की? नहीं, मेरा एक फ्रेंड का बोल रहा था, उनका फ्रेंड का रिक्वायरमेंट से मैं थोड़ा लिया था। अब ये तो अब जरा पूछते हैं अरुण जी से कि इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं। 1456 पे आपने लिए हुए हैं। अच्छी बात आपके साथ ये रही कि आपने जब ये शेयर ख़रीदा तो मतलब जो है आपको आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि इस तरह के शेयर चलते भी बहुत तेज़ी के साथ हैं, गिरते भी बहुत तेज़ी के साथ हैं। पिछले 6 महीने में 290% का रिटर्न आया है, और आप देख सकते हैं चार्ट्स पे किस तरीके से सर्किट लगाते हुए ऊपर गया है, लेकिन नीचे किस तरीके से आएगा ये पता नहीं है। वॉल्यूम काफ़ी कम है, बेसी पर करीब 4-5 हज़ार शेयरों का वॉल्यूम हो रहा है। अरुण जी से पूछते हैं, अरुण जी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? जेम्स एंड ज्वेलरी में पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बना है, उसका फ़ायदा मिला है शेयर को, लेकिन इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 1456 पे ले रखें, 1519 का भाव है। विपुल जी, कोई प्रॉपर राय नहीं है। क्लियरली इसका जो डेटा दिख रहा था 450 के आसपास का पीई बता रहा है, जो कि मेरे सिस्टम में बता रहा है। तो इतना महंगा शेयर है और 1500 के आसपास चल रहा है। कंटिन्यूअस अपर सर्किट्स का रुझान नजर आ रहा है।
तो कोई क्लियर कट राय तो नहीं दे पाऊंगा कि अपर सर्किट लोअर सर्किट का रुझान है। एग्जैक्टली इनकी बाई प्राइस मैं सुन नहीं पाया, क्या कौन से लेवल पे इन्होंने बाई किया है। 1456 सर, पर 1456, 1456। 1456 में बाई किया, तो मेरे ख्याल से एक बार का एग्जिट कर दें क्योंकि प्रॉफिट में ही है, क्योंकि काफी महंगा स्टॉक है। अपर सर्किट लोअर सर्किट के रुझान में क्लियरली नजर आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक में ना रहे जहाँ पे लोअर सर्किट अपर सर्किट जेली नजर आते हैं। प्रॉफिट्स में है, इसलिए एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि एक सेफ स्टॉक में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी थोड़ा मार्केट स्ट्रगल करेगा ऊपर के लेवल पे तो अगेन इन स्टॉक में लोअर सर्किट्स का रुझान नजर आ सकता है। तो प्रॉफिट में एक बार का एग्जिट कर दें, और 450 का पी बता रहा है, तो डेफिनेटली महंगा है और कंटिन्यूअस अपने ऑल टाइम हाइस के पास चल रहा है, कंटिन्यूअस अपर सर्किट भी लगा रहा है। इसलिए फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है विपुल जी, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है काफी महंगा है और काफी चल भी चुका है। तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, और बेटर है दूसरे स्टॉक में स्विच हो जाए। निकल जाइए सर, कोशिश क्या कीजिए कि इस तरह के शेयरों में आप ना निवेशित हों जहां पर एक बार ट्रैप हो गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच नज़ीर अली जी ने हमको 100 रुपये भेजे हैं। अली साहब, आपने 100 रुपये तो भेजे हैं सुपर चैट के जरिए, अपना सवाल भी उसमें ही लिखा कीजिए। ऐसे सवाल ढूंढना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुपर चैट जो है वो अलग से हाईलाइट होकर के आता है। अब आपका सवाल हमें नहीं पता है, तो एक बार अगर हो सके तो फिर से अपना सवाल भेज देगा, कोशिश करते हैं अगर आपका सवाल मिल जाएगा तो इस पर हम जो है चर्चा कर लेंगे। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, शशि पांडे जी का। एनएमडीसी के ऊपर इनका सवाल है, कह रही हैं कि शशि जी की बताइए कि अभी यहाँ पर मैं लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए? सर, एनएमडीसी कैसा लग रहा है सर आपको? विपुल जी, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अपने मेजर सपोर्ट पे है। और थोड़ा साइकिल, मैंने जो ऑलरेडी कहा, जो स्टील मेटल की साइकिल है थोड़ी ढीली चल रही है, जब भी इसमें मोमेंटम आएगा ये भी काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। इसलिए एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास है, 200 से 220 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर नई खरीदारी करना है तो भी कर सकते हैं, एड ऑन भी करके चल सकते हैं। टेक्निकली थोड़ा वीक है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन में रहे, पर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अभी फिलहाल के लिए बने रहें। और इस बीच रंजीत राजपूत जी का सवाल आया, कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, BEML पर मेरे को कुछ राय दें। 29 शेयर हैं, 5191 के भाव पर इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं कि क्या एवरेज करूं या फिर क्या करूं, कुछ राय दें। तो अभी आपने लिया हुआ है 5191 रुपये पर, अभी चल रहा है 3868, तो दूरी तो काफ़ी ज़्यादा है आपकी खरीद के भाव से। अब आज तो रिकवरी है 2% के आसपास की। सर, रेलवे क्षेत्र से जुड़ा काम हो, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा काम हो, ये कंपनी जो है तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोई संभावना है क्या कि इनके भाव तक आता हुआ ये शेयर दिखाई देगा? पिछले 1 महीने में 7.5% टूटा है शेयर ये। विपुल जी, थोड़ा बाउंस आ सकता है, क्योंकि लास्ट काफी दिनों से टूट रहा है, और ऑलमोस्ट 4300 4500 तक मुझे लग रहा है एक बाउंस जरूर आ सकता है। तो 4500 तक तो मुझे लग रहा है बाउंस आना चाहिए, अनटिल अनलेस मार्केट पर कोई क्रैक आ जाए तो वो चीज अलग है। पर टेक्निकली स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, और 400 से 450 रुपए की तेजी मुझे लग रहा है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एग्जिट या एवरेज करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी भी आप कह सकते हैं कोई बड़े मोमेंटम में नहीं है, पर 4500 तक बाउंस आ सकता है। तो मुझे लग रहा है एक बार का होल्ड करें, नया पैसा नया लगाएं, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन पे है, जो है उसको होल्ड करें। अगर धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है तो अपने बाई प्राइस के आसपास, बाई के आसपास या फिर 4500 के आसपास भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है एक बार का होल्ड करें, नई खरीदारी ना करें। खरीदारी तभी करनी है जब मार्केट में कोई करेक्शन आता है या फिर और थोड़ा नीचे स्टॉक मिलता है। तो करंटली होल्ड करने की सलाह है, कोई एग्जिट की सलाह नहीं है, और एवरेज करने की भी कोई सलाह नहीं है। मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो 4500 तक स्टॉक जा सकता है। चलिए, इस बीच जो है BEML पे राय हो गई। अब बात कर लेते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, मिथिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार मिथिलेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मिर्जापुर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर से, ओहो हो। चलिए भैया, आप लोग तो इतना लोकप्रिय कर दिया गया आप लोगों को सीरीज के माध्यम से कि सभी लोग जो है मतलब काफ़ी सम्मान भी करते हैं आप लोगों का। बताइए क्या सवाल है आपका? सर, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जी, आप ये सीरीज से मैं सम्मान की बात कर रहे हैं या फिर कुछ और बात कर रहे हैं? अरे अब वो सर, अब मन की भावनाओं को आपने पढ़ लिया, उसके बारे में क्या ही कहा जाए। तो मतलब जो दबंगई दिखाई गई है मिर्जापुर के लोगों की, उसका जिक्र कर रहे हैं सर आप, हम जो है यहाँ पर। तो वैसे तो आप बातचीत से काफ़ी मासूम से व्यक्ति लग रहे हैं। बताइए सर, क्या सवाल है, क्या करते हैं आप? सर, मैं उससे जॉब करता हूँ। मेरा अच्छा। अडानी एनर्जी सोल्यूशन पे था सवाल। जी, कितने शेयर हैं सर आपके पास? मेरे पास सर है शेयर 25। किस रेट पर लिए हुए हैं आपने?
1196 पे है सर। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? अभी सर मैं तो 2022 लास्ट में लिया था इसको, उस टाइम इसका मूव चल रहा था बढ़िया। 2022 से होल्ड करके रखा हुआ आपने? हाँ, दिसंबर के टाइम में। अच्छा अच्छा। तब से ये प्राइस आया नहीं, ये जो बीच में मूव हुआ था कुछ ये अपना इवेंट हुए थे, इसमें आया था, मेरा प्राइस आ गया था, फिर भी मैं छोड़ के रखा था कि हो सकता है शायद आगे जाए, और फिर मेरे प्राइस से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बैक हो गया। सर अब इतना तो इंतजार, क्या करना बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं, ये थोड़ा देख करके अफसोस हो रहा है। चलिए अरुण जी से पूछते हैं क्या सलाह रहेगी उनकी। सर 2 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं और इस दौरान काफ़ी शानदार बुल रन हमने देखा बाज़ार के अंदर, और कहाँ कहाँ एक एक 2-2 महीने में हमने शेयर बहुत सारे डबल होते हुए दिखाई दिए। इसमें फंस गए हैं, ये क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, यहाँ पे तो निकलने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने काफी बड़ा टाइम दे दिया है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज के बाद भी स्टॉक अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, और काफी नेगेटिविटी इस ग्रुप के बारे में आई थी पिछले कुछ दिनों में, तो तभी भी मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ी स्टेबिलिटी है, और यहाँ से बाउंस अगर आना है तो 1200 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में बाउंस आ सकता है, 1200-1220। इनके प्राइस भी उसी के आसपास है जो मैंने सुना, तो बाउंस डेफिनेटली आ सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 साल दे चुके हैं, तो और 6-8 महीने और वेट कर लें, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी क्लैरिटी आ जाएगी कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो और 3 से 6 महीने स्टॉक को दें, मुझे लग रहा है एक बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए तो नज़ीर अली जी ने एक बार फिर से 100 रुपये भेजते हुए अपना सवाल दोबारा भेज दिया है। तो नज़ीर साहब शुक्रिया सवाल भेजने के लिए। BDL के ऊपर इनका प्रश्न है, हालांकि मैंने सोचा था BDL का शेयर जो है हम बजिंग में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपने धनराशि खर्च की है तो आपका सवाल ले लेते हैं। 1414 के रेट पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी बताएं कि लंबी अवधि का नज़रिया है और क्या करना चाहिए। तो भारत डायनेमिक्स के ऊपर अगर हम देखें तो वो चल रहा है 1331-1332 रुपये के आसपास, और 2.25% की मजबूती भारत डायनेमिक्स के शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। सर आज मोमेंटम में है शेयर, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी नीचे है। क्या सलाह रहेगी आपकी अली जी के लिए? 1414 पे लिए हुए हैं इन्होंने, क्या अभी बने रहें? करीब करीब 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, 70-80 रुपये का करीब। ऊपर जी सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटेजी रहती है 1380-1400 तक निकल गए। आपकी आवाज़ जी 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 आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी, अब आगे जी अभी आ रही है विपुल जी? बहुत शानदार आवाज़ है। विपुल जी 1380-1400 वहां तक अगर स्टॉक आता है तो एग्जिट करने की सलाह है, राइस पे स्टॉक से निकल जाए। इस डिफेंस स्पेस में रहना है तो BEL और HAL ये दोनों स्टॉक में ही रहे, दो बेटर रिटर्न्स आपको अच्छा दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बाउंस आ सकता है थोड़ा बहुत डिफेंस स्टॉक में। ये तो एक अच्छा बाउंस आता है तो जो भी ट्रेडिंग पोजिशन किसी भी अटकी है, चाहे वो BDL रहे, कोचिन शिपयार्ड रहे, मैचडॉक रहे, तो बाउंसर्स अगर यहाँ से देखने को मिलते हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन से निकल जाए, और अगर डिफेंस स्पेस में रहना है तो BEL या HAL दोनों में से किसी भी स्टॉक में स्विच होकर चल सकते हैं। जहां तक BDL की बात है 1380-1400 वहां तक बाउंस आ सकता है, वहां पे आता है तो एक बार का एग्जिट करके स्टॉक से निकल जाए। चलिए 1380-1400 तक का बाउंस आ सकता है यहाँ पर, और वहाँ पर आपको लिए निकलने की सलाह है। HL बताया और BEL बताया, ये 2 शेयर हैं जो कि रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ YouTube के माध्यम से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी दर्शक जुड़ रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही जो है दर्शकों की तादाद और आप लोग उत्साहवर्धन हम लोगों का करते रहिए। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफिका का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका जिसमें हम बताते हैं आपको HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में, और इस कॉल को लेकर के हमारे साथ हर बार की तरह हाजिर हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप बताइए HDFC स्काई की तरफ से आज किस कॉल पे बाय या सेल कॉल दी गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया गया है वो एक हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की कंपनी है PNB हाउसिंग, यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी गई है। रेकमेंडेड प्राइस जिस प्राइस पे आपको खरीदना है वो है 990 रुपये का, टारगेट प्राइस 1164 रुपये का यानी कि 1164 रुपये का है। ये एक फंडामेंटल कॉल है जो कि आपको 19 सितंबर 2025 तक होल्ड करके चलनी है, यानी कि 1 साल का नज़रिया आपको लेके चलना है, और अगर आप 1 साल होल्ड करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 17.5% के आसपास का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आता हुआ नजर आ सकता है। चूंकि ये फंडामेंटल कॉल है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें 990 पे आपको खरीदना है, 1164 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आपके अगर आते
हैं तो 17.5% तक की कमाई आपकी अगले 1 साल में आती हुई नजर आ सकती हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां पे आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से आज किस कॉल पे जो है, किस शेयर पे जो है बाय या सेल कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चले, तो ये थी हमारा खास सेगमेंट। इस बीच जो है कई सारे दर्शकों ने अपने सुपर चैट के ज़रिए सवाल भेजे हैं। अंकित रामपुरिया जी का सवाल पहले लेते हैं, और उन्होंने गुजरात गैस के बारे में जानना चाहा है। गुजरात गैस के बारे में अब आपका भाव जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं, किस भाव पे आपने लिए हुए हैं। नहीं, अंकित रामपुरिया जी ने IT स्टॉक्स के बारे में जाना है। गुजरात गैस के बारे में हमारे एक और दर्शक ने सवाल भेजा था, उनका सवाल हमसे मिस हो गया। अब किस भाव पे लिए ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन गुजरात गैस पे हमने कल जो है बजिंग स्टॉक्स के ऊपर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और यहाँ पर खबर ये है कि तमाम कंपनी अपनी जो सब्सिडरी कंपनियों का विलय जो है गुजरात गैस के अंदर कर रही है, और उसके चलते कल 8-9% से ज़्यादा की तेज़ी जो है हमने देखा कि वहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर, अभी गुजरात गैस को लेकर के क्या करना चाहिए? आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है, कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। मोमेंटम काफी अच्छा है, और जो मर्जर की न्यूज चल रही है GSPL का, जो गुजरात गैस में ऑलरेडी मर्जर रेशियो आ भी चुका है, तो मोमेंटम रहेगा जब तक कि मर्जर खत्म ना हो जाए। और ऊपर में 700-720 तक के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन किसी के पास भी है होल्ड करें। इमीडिएट तौर पर 700 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 700 से 720 वो टारगेट्स रहेंगे। ट्रेडिंग पोजीशंस में अगर ले रखी है तो 700-720 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लंबा नजरिया है या इन्वेस्टमेंट में रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होल्ड करके चले। पर जिन किसी ने भी ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 700 से 720 आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल गुजरात गैस पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जो हमारे जो रामपुरिया जी का सवाल था IT शेयरों में को लेकर के अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, और IT शेयरों में कहाँ खरीदारी की जा सकती है, इनको कुछ उत्तर देना चाहेंगे सर आप? जी, अगर IT स्टॉक्स में रहना है तो एक स्टॉक मुझे पसंद है, जो कि रिसेंट चला भी है और स्टॉक अच्छा भी लग रहा है। FSL फर्स्ट सोर्स लिमिटेड 314 के आसपास है, छोटा टिकट साइज का काउंटर है, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। तो उन्हीं स्टॉक्स में रहे जिनके रिजल्ट्स अच्छा है, ताकि अगर आप अटक भी जाए तो आपको एक एग्जिट का मौका मिल सकता है। तो अगर आपको IT में रहना है तो FSL पे जरूर ध्यान रखें। 314 के आसपास चल रहा है, 307 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 340 तक का पोजिशनल टारगेट रहेगा, तो इस पे जरूर ध्यान रख के चल सकते हैं। और एक स्टॉक अगर आप थोड़ा बड़ा टिकट साइज का देख रहे हैं तो OFSS में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, पर वो बड़ा टिकट साइज का काउंटर है इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया हूं। पर FSL डेफिनेटली स्टॉक पे इस लेवल पे भी लेके चल सकता है। ठीक, चलिए, तो ये वो IT शेयर हैं जहाँ पर आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर, आज के कार्यक्रम में पावर क्षेत्र के बारे में बात नहीं हुई। सवाल तो आज भी बने हुए हैं काफ़ी सारे पावर को लेकर के। सर, खासतौर से जो PSU पावर कंपनियां हैं उन पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, और क्या वहाँ पर क्योंकि कल जो है एक बड़ी खबर आई, NHPC, SJVN इनको जो है नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिलता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद से कल काफ़ी लंबे समय बाद NHPC में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिली है। अब ये फिर से 100 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर इन दो शेयरों को लेकर के, और अगर इसमें इरिडा भी जोड़ दे तो? स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नहीं खरीदने की सलाह नहीं है, क्योंकि 95 से 105, 110 के ऊपर काफी दिन से हम ये डिस्कस करें। इसी के बीच में ये स्टॉक चल रहा है, अभी 98 के आसपास है। 94 का ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए, या क्लोजिंग बेसिस पर रखेंगे जो ज्यादा बेटर रहेगा। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि मोमेंटम अभी भी लैकिंग है। SJVN पे भी सेम रहा है, 130 के आसपास का सपोर्ट है, तो 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 144, 145 तक के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। अगेन नई खरीदारी इसमें भी नहीं है, मोमेंटम क्लियरली लैकिंग डाउन है। पर अगर पावर क्षेत्र में रहना है तो 3 स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे कर रहे हैं। अगर PSUs में बात करें तो PFC, REC वहां पे एक अच्छा मोमेंटम है, तो वो 1-2 स्टॉक्स पे जरूर रख सकते हैं। इवन प्राइवेट में देखें तो टाटा पावर मुझे लग रहा है थोड़ा ब्रेकआउट के आसपास है, 430 के ऊपर कंटिन्यूस 3 दिन से सस्टेन भी कर रहा है, तो टाटा पावर को भी बाय करके चल सकते हैं अगर आपको पावर क्षेत्र में रहना है। 425 का स्टॉप लॉस लगाए और 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।